हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ वरुण सिंह और आप लोगों का स्वागत है डाउट डिस्ट्रॉयर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की अच्छी तरह से डिस्कशन की थी। अगर वो सारे आर्टिकल आपको समझ में आ चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक बेरूबारी यूनियन का जो केस है जो 1960 में आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, ये केस समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा वीडियो है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेरूबारी यूनियन 1960 के केस को। तो इस केस को समझने से पहले हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ एक मुल्क आज़ाद नहीं हो रही थी। ठीक है, दो मुल्क साथ साथ आज़ाद हो रही थी, यानी जो हमारा कंट्री है उसका बंटवारा हो रहा था। एक कंट्री इंडिया बन रहा था और एक कंट्री पाकिस्तान बन रहा था। यानी पार्टीशन की बात कही गई थी कि इंडिया विल बी पार्टीशन्ड। ठीक है, इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा, एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा हिंदुस्तान। तो पार्टीशन करने के लिए हमको बॉर्डर निर्धारित करने की ज़रूरत पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉर्डर निर्धारित करने की ज़रूरत पड़ी कि कौन सा एरिया पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा एरिया इंडिया कहलाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने सर रैडक्लिफ को अपॉइंट किया कि वो बॉर्डर निर्धारित करें। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि सर रैडक्लिफ जो थे उनको भारत के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं था। उन्होंने महज मैप के ऊपर लाइन ड्रॉ करके इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही जल्दबाजी में ये काम किया गया था और उनको इंडिया का नॉलेज भी नहीं था। ठीक है, और उन्होंने बहुत बार पुलिस स्टेशन को आधार बना के बाउंड्री को डिसाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो हुआ ये कि जब वो बंगाल से सटे, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ बंगाल है और यहाँ क्या है, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ क्या था, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक, तो पाकिस्तान दो तरफ बटा हुआ था, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो शुरुआत में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। वो बांग्लादेश उस समय नहीं बना था। बांग्लादेश तो 1971 में बना। ठीक है, तो उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था और ये बंगाल था। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग जानते हैं जलपाईगुड़ी के नाम से। जलपाईगुड़ी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के अंदर। ठीक है, उसमें उसको डिवाइड किया जा रहा था पुलिस स्टेशन के आधार पे कि हाँ, ये पुलिस स्टेशन भारत के क्षेत्र में आ जाएंगे और ये पुलिस स्टेशन पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी जलपाईगुड़ी में जो बॉर्डर निर्धारित किया जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो पुलिस स्टेशन के आधार पे किया जा रहा था। तो उसमें एक जगह था बेरूबारी यूनियन 12 नाम का। तो उसको डिसाइड करते समय जो रैडक्लिफ जी थे वो क्या किए, वो भारत को दिए। ठीक है, बेरूबारी यूनियन मिला तो भारत को, पर वो लिख के देना भूल गए। वो कहीं मेंशन नहीं किया कि बेरूबारी यूनियन इंडिया के पक्ष में आ रहा है, लिख कर कहीं मेंशन नहीं किया, ओमिट कर गए। ठीक है, लिखना भूल गए। ठीक, जब लिखना भूल गए तो बाद में 12 अगस्त 1947 को उन्होंने बेरूबारी यूनियन इंडिया को दिया। ठीक है, इंडिया को सौंप दिया। ठीक, लेकिन पाकिस्तान जो ये सब देख रहा था, ठीक है, उसको एक मौका मिल गया। रैडक्लिफ का वो ओमिशन पाकिस्तान के लिए एक मौका बना कि वो बेरूबारी यूनियन पे अपना क्लेम कर सके फ्यूचर में। ठीक है, तो पाकिस्तान ये सारी चीज़ों को देख रहा था। और दूसरी बात ये थी, जो बेरूबारी यूनियन था वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला जगह था। ठीक है, वहाँ मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, जो ज़्यादा जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। तो इस कारण से भी पाकिस्तान उस पर अपना हक जता रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले बेरूबारी यूनियन पे अपना हक जताना किया 1952 में। 1952 में पाकिस्तान ने बोला कि ये जो बेरूबारी यूनियन है वो मेरे मैप में आना चाहिए, मेरे कंट्री को मिलना चाहिए। गलती से वो इंडिया के पास चला गया है, क्योंकि जो बेरूबारी यूनियन है उसमें ज़्यादातर लोग क्या हैं, मुस्लिम है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए पाकिस्तान का हक बनता है बेरूबारी यूनियन पे। सबसे पहले कब बोला गया ये बात,
1952 में किसके द्वारा बोला गया? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान 1952 से क्लेम करने लगा किसके ऊपर? बेरूबारी यूनियन के ऊपर। अब क्या हुआ कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? फिरोज शाह नून। तो 1958 में क्या होता है? 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट होता है। नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है कि ये जो जलपाईगुड़ी का एरिया है उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जलपाईगुड़ी के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक चला जाएगा पाकिस्तान में और एक चला जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा एक एग्रीमेंट बना किसके बीच? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच। इसको बोला जाता है नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ अब सवाल था कि इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इस एग्रीमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या क्या प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसकी मदद से ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो पाता इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखिए अगर आर्टिकल 1 को देखें, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आर्टिकल 1 को देखें तो उसमें एक बात कही गई है कि इंडिया चूँकि एक सोवरेन कंट्री है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, ये बात कहा गया है आर्टिकल 1 में। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि इंडिया चूँकि एक सोवरेन कंट्री है वो अपना टेरिटरी सीड कर सकती है किसी और कंट्री को? क्या ये भी बात है? ठीक, सबसे पहला सवाल ये था आर्टिकल 1 को लेके, ठीक है। नाउ फिर आर्टिकल 3 को देखा गया, आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 में भी किस क्लॉज को देखा गया? 3 क्लॉज 3 को। आर्टिकल 3 क्लॉज 3 में क्या लिखा है? आर्टिकल 3 क्लॉज 3 में लिखा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का, ठीक है, किसी भी स्टेट को छोटा कर सकती है, उसका आकार को बदल सकती है, उसका आकार को छोटा कर सकती है, यानी डिमिनिश कर सकती है। तब जैसे एग्जाम्पल अगर ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो इसका आकार छोटा करके वो ऐसा कर सकती है जो पहले ऐसा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ पार्ट है, क्या इंडिया वो किसी और कंट्री को सीड कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीड कर सकती है, क्या ये भी पावर देता है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 बोलता है कि किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको डिमिनिश कर सकती है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि इंडिया बचे हुए एरिया को किसी और कंट्री को सीड कर दे? डिमिनिश करने का मतलब ये भी है क्या? दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ। तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि आर्टिकल 1 के थ्रू किया जाए या आर्टिकल 3 क्लॉज 3 के थ्रू किया जाए उस एग्रीमेंट को पूरा, क्योंकि कहीं भी स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा हुआ था कि इंडिया अपना टेरिटरी सीड कर सकता है किसी और कंट्री को। तो पेंच यहाँ फंस रहा था, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। दूसरी बात क्या हुई, और हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के और अदर प्रोविज़न को देखें तो पार्लियामेंट को वाकई में शक्ति मिलती है कि वो ऐसा एग्रीमेंट कर सकती है। जैसे अगर हम लोग यूनियन लिस्ट को देखें ना, यूनियन लिस्ट, ठीक है, तो उसमें एंट्री नंबर अगर 14 पढ़ें, एंट्री 14 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इंडिया फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी कर सकती है। इंडिया क्या कर सकती है? फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी कर सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 253 में क्या लिखा है कि ऐसे फॉरेन ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये 2 प्रोविज़न यूनियन लिस्ट के अंदर, एंट्री नंबर 14 क्या बोलता है? इंडिया फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी कर सकती है। दूसरा आर्टिकल 253 क्या बोलता है? इंडिया इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो फॉरेन कंट्री के साथ कर रही है, उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकती है। वहीं आर्टिकल 245 क्या बोलता है? आर्टिकल 245 बोलता है कि इंडिया पूरे कंट्री के लिए, पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए या किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। तो वो वेस्ट बंगाल के लिए भी बना सकती थी, बेरूबारी यूनियन के लिए भी बना सकती थी उस लॉ को, ठीक। और इंडिया और नेहरू और नून एग्रीमेंट क्या था? एक तरह का ट्रीटी था।
तो ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वो क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो इस तरीके से भी काम हो सकता था। और अगर आर्टिकल हम लोग 248 को देखें, आर्टिकल 248 को देखें अगर, तो आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर देता है किसको, यूनियन को। यूनियन के पास रेसिड्यूरी पावर है कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है और ना कंकरेंट लिस्ट में है, ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, अगर ऐसे सब्जेक्ट पे हमें कानून बनाने की ज़रूरत आन पड़ी तो वो कानून कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, यानी पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट के पास रेसिड्यूरी पावर का शक्ति होगा। तो ये सारे प्रोविज़न कुछ ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट को ये शक्ति दे रहे हैं कि वो इस तरह के ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविज़न ऐसे हैं। लेकिन पेंच बाद में जाके फंस गया। अब पेंच कहाँ फंसा, देखिए पेंच कहाँ फंसा। पेंच फंसा जब प्रीएम्बल का बात उठा, तो जब प्रीएम्बल का बात उठा तब जाके पेंच फंसता है। कैसे फंसता है पेंच, देखिए प्रीएम्बल को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 वर्ड लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन। ठीक है, 2 वर्ड लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेन। और तो बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन ये दोनों पे पेच फंसा। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहने का मतलब क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहाँ का राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट, लोगों के द्वारा चुना जाता है, जहाँ की गवर्नमेंट भी लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो क्या लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो अपना टेरिटरी किसी और कंट्री को सीड कर दे? दूसरी तरह से समझें अगर, तो जो बेरूबारी यूनियन के लोग थे वो भी इस बात से खूब नाराज़ थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सरकार भी इस बात से नाराज़ थी कि वो मेरा टेरिटरी जो वेस्ट बंगाल में पड़ रहा है वो किसी अदर कंट्री को कैसे सीड कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, बेरूबारी यूनियन के लोग क्यों परेशान थे, क्योंकि बेरूबारी यूनियन के लोग इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, इंडिया में रहते हुए वो वोट कर रहे थे और वोट करने के दौरान वो गवर्नमेंट को चुन रहे थे। ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, क्या उसी गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उन लोगों को किसी और कंट्री को सौंप दे? ठीक है, तो क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने से, कंट्री का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना, क्या सरकार को ये पावर दे रहा है कि वो उसी जनता को किसी और कंट्री को सौंप दे जिस जनता ने उन्हें पावर दिया है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आता है, लोगों से आता है। लोग ही अपना पावर गवर्नमेंट को देते हैं। तो क्या ये अधिकार है? पेच यहाँ फंसा कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग सिटीज़न हैं इंडिया का और हमने भी लोगों ने ही गवर्नमेंट बनाया है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोगों को ही उठा के दूसरे कंट्री को सौंप रही है। ठीक है, तो खूब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, कंट्री के अंदर खूब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, पार्लियामेंट में भी स्टार्ट हो गया, उधर वेस्ट बंगाल की सरकार भी कंट्रोवर्सी कर रही थी। ठीक है, और लोग भी भड़के हुए थे। दूसरा बात क्या आया, सोवरेनिटी का। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन कंट्री कहने का मतलब क्या है, इंडिया अपना डिसीजन, कोई भी इंटरनल डिसीजन अपना वो खुद से ले सकती है। कोई भी डिसीजन हो, कैसा भी डिसीजन हो, वो खुद से ले सकती है। वो बाहरी प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेगी। कहने का मतलब इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। तो क्या जब नेहरू और नून एग्रीमेंट हुआ तो क्या इंडिया किसी दबाव में आके ये एग्रीमेंट को पूरा कर रहा है? क्या किसी दबाव में आके उस एग्रीमेंट को किया? ठीक है, अगर ऐसा किया है इंडिया, तो इंडिया की सॉवरेनिटी क्या हुई, ख़त्म हुई। इंडिया की सॉवरेनिटी ख़त्म हुई। और अगर इंडिया अपने कुछ टेरिटरी को अदर कंट्री को दे रहा है, दैट मीन्स इंडिया की टेरिटरी कम हो जा रही है, इंडिया की टेरिटरी घट जाएगी और ऐसा होने से इंडिया की सॉवरेनिटी पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन सॉवरेनिटी का दूसरा पक्ष क्या बोलता है, चूँकि भारत एक सोवरेन कंट्री है तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो लोक हित में, देश के हित में कोई भी डिसीजन स्वतंत्र रूप से ले सकती है। ठीक है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें सामने आई, ये सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। ठीक है, लोग बहुत नाराज़ थे। अब गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इस एग्रीमेंट को आर्टिकल 1 से इम्प्लीमेंट करें, आर्टिकल 3 से इम्प्लीमेंट करें, 3 क्लॉज 3 से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 3 क्लॉज 3 क्या बोलता है,
कि एरिया को डिमिनिश कर सकती है, लेकिन वो एरिया को जब डिमिनिश करेगी तो इंडिया का टेरिटरी का एरिया न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। डिमिनिश करने का ये मतलब है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर ही छोटा बड़ा होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी के बाहर नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम कुछ पार्ट इंडिया का कुछ टेरिटरी अदर कंट्री को सीड कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया का एरिया कम हो गया। इंडिया का एरिया जैसे ही कम हो गया वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था आर्टिकल 1 या आर्टिकल 3 क्लॉज 3, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि प्रेसिडेंट साहब आप आर्टिकल 143 का यूज करके इस केस को सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र कर दीजिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। आर्टिकल 143 किसका बात करता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का। उसमें प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर होता है कि कोई भी लीगल मैटर में वो सलाह मांग सकते हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो आर्टिकल 143 का यूज़ करते हुए उन्होंने बेरूबारी यूनियन के केस को कहाँ सेंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे, पहला सवाल पूछे कि क्या इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, यानी कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेना ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव एक्शन लेना ज़रूरी है कि नहीं, यानी कोई लॉ बनाना पड़ेगा क्या इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, कोई एक्ट बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव एक्शन ज़रूरी है कि नहीं। दूसरा, अगर लेजिस्लेटिव एक्शन ज़रूरी है तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए या आर्टिकल 368 को इन्वोक करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए। और तीसरा बात पूछा गया प्रीएम्बल को लेके। प्रीएम्बल को लेके, क्या प्रीएम्बल सरकार की शक्तियों को सीमित करता है या सरकार की शक्तियों को बढ़ाता है, क्या प्रीएम्बल हमको ऐसा करने से रोक सकता है क्या। तो ये सारे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा, किसने, प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 143 का यूज करके। क्या इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन लेना ज़रूरी है, या यानी कोई लॉ बनाना ज़रूरी है क्या, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आर्टिकल 3 से अमेंड करके लॉ बनाए या आर्टिकल 368 का यूज करें, ठीक है। अगर आर्टिकल 3 का यूज करके हम लेजिस्लेटिव एक्शन लेते हैं तो कहानी बहुत आसान हो जाती है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 3 का यूज करते हुए हमको चाहिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से वो लॉ पास हो जाएगा अगर आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कोई लेजिस्लेटिव एक्शन ले रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 368 का यूज होता है तो हमको चाहिए फिर स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो कि है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, हाफ ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक। तो ये कंडीशन हो जाता है जब हम स्पेशल मेजोरिटी से काम करते हैं। जब हम आर्टिकल 368 का यूज करके काम करते हैं तो कहानी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी मुश्किलें ज़्यादा आती हैं कोई भी लॉ को पास करने के लिए। तो ये सारे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 जो है गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी एरिया को घटा सकती है, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर वो काम ये नहीं कर सकती। यानी अगर इंडिया उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 ये नहीं बोलता है कि इंडिया अपना टेरिटरी किसी और कंट्री को सीड कर सकती है। आर्टिकल 3 सिर्फ ये बोलता है, आर्टिकल 3 क्लॉज 3 सिर्फ ये बोलता है कि इंडिया किसी भी एरिया को डिमिनिश कर सकती है, लेकिन वो एरिया टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 3 का यूज करके आप लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं ले सकते। सबसे पहला बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अगर ऐसा इस एग्रीमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 368 के थ्रू जाना पड़ेगा। किसके थ्रू जाना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी आपको चाहिए होगा स्पेशल मेजोरिटी
ठीक है। उसके बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाइएगा और उसके बाद आप सीड कर पाइएगा उस टेरिटरी को, बेरूबारी यूनियन के टेरिटरी को, जो आधा आधा बटा हुआ है पाकिस्तान को। यानी आपको आर्टिकल 368 का यूज करना है, ना कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। नाउ अब सवाल था प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और जब प्रियम्बल पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि प्रियम्बल ना तो पार्लियामेंट की शक्ति को बढ़ाता है, ना पार्लियामेंट की शक्ति को सीमित करता है। यानी प्रियम्बल का कोई मतलब नहीं है पार्लियामेंट की शक्ति के ऊपर, ठीक है। यानी प्रियम्बल सरकार को नहीं रोक सकता इस एग्रीमेंट को करने के लिए, या प्रियम्बल सरकार को नहीं बोल सकता इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। तो जो कंक्लूज़न है वो क्या है कि आप सरकार ऐसा कर सकती है, इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन उसको करने के लिए आर्टिकल 368 के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा ऑन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में यही मेजोरिटी चाहिए होगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा। एसेंट मिलते ही पार्ट क्या है, वो जो पार्ट है बेरूबारी यूनियन का, जो पार्ट पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान को सीड कर सकता है इंडिया। क्लियर है इतना दूर तक? तो हुआ क्या, हुआ ये कि फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9th अमेंडमेंट एक्ट लाया, 9th अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक है। और इस 9th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बेरूबारी यूनियन को क्या कर दिया, सीड कर दिया, किसको, पाकिस्तान को। आधा आधा पार्ट, आधा इंडिया रख लिया और आधा पार्ट सीड कर दिया गया, किसको, पाकिस्तान को। तो ये कहानी था बेरूबारी यूनियन का। होप करता हूँ फ्रेंड आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इसी इंटरेस्टिंग वे में फर्दर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जो अगला क्लास होगा, मैं उस क्लास में आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, फेडरल सिस्टम का और यूनिटरी सिस्टम का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।